गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 ऑफ मई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप @prince_लूथरा के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी देखेंगे, लेकिन एक जो न्यूज़ आपके वो भी देख लेते हैं, बिकॉज कल इसके ऊपर भी एक वीडियो हमने देखा था जो एक प्रेस नोट जो है यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है, जो कि कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जैसे कि कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है उसके हिसाब से उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो कल यहाँ पे यूपीएससी ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन जो है वो भी दे दिया है और जो नई डेट आपको दी है वो 10 अक्टूबर 2021 की दी है। नाउ आपको इसकी वजह से 149 डेज जो है इस टाइम मिल जाते हैं आपको अपने हाथ के अंदर। अराउंड 4.5 से 5 महीने का जो टाइम है वो अभी आपके पास मिल जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके अपने जो शेड्यूल्स होते हैं उनको एक बार रीअसेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि टाइम आपको मिला है, बट इस टाइम को यूटिलाइज आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बिकॉज टाइम इज फ्री बट इट इज प्राइसलेस। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट। और अगर आप इसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, डेफिनेटली जो भी आपके वीक एरियाज थे जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि शायद इस बार मेरे को एग्जाम नहीं देना चाहिए, या फिर आपको लग रहा था कि इस एरिया के अंदर हो सकते हैं मेरे मार्क्स कम आए, उन एरियाज को अब उन लूप होल्स को सही करने का टाइम आपको यूपीएससी के द्वारा दिया गया। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। नाउ एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं आज के। तो टॉपिक्स के अंदर हम इंडियन मिलिट्री बेसिस के बारे में जानेंगे, डब्ल्यूटीओ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक क्वेश्चन होने वाला है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को लेकर एक एमसीक्यू होगा, कोविड वैक्सीन, अलग अलग वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनाई जाती है वो देखेंगे। देन एनजीटी को डिस्कस करते हुए एनसीएपी के बारे में जानेंगे। देन टाइग्रे रीजन कहां पर लोकेट करते हैं जानेंगे। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है और एक आपका लास्ट में मैप रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए, सो नाउ टाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया एंड नाउ यू आर अवेयर कि कितना टाइम अभी आपके हाथ में। डेफिनेटली पहले से काफी ज्यादा है, लेकिन काफी भी एक सब्जेक्टिव टर्म होती है, डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को यूज कैसे करते हैं उस चीज के ऊपर। चलिए, अब बिकॉज आपके पास 149 डेज हैं आपके पास, तो आप 100 डेज की जो सीरीज है इसमें एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मैसेजेस इस चीज को लेकर कर मुझे किए थे कि क्या अभी इसमें एनरोल करा लेना चाहिए। नाउ यू हैव 149 डेज, तो यस आई विल से यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि इससे एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पर 30 to 35 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। डायरेक्ट एमसीक्यूज कभी भी नहीं आते, ये मत सोचिएगा कि डायरेक्टली जो एमसीक्यूज हम यहाँ करते हैं वो आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, वैसा नहीं होगा। बट जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, नोट्स उसके हिसाब से बनाएंगे, तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर भी 35 40 क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी काफी मिल जाएगी यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो 50 डेज की जो सीरीज थी उसका जो पूरा हमने शेड्यूल बनाया था वो भी अपलोड कर दिया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डे वाइज आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें करने के लिए मिलेंगी। डे 1 में जैसे दीज आर द टॉपिक्स जो कि हिस्ट्री से कवर किए गए हैं, इसी तरीके से डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 आप सारे देख सकते हैं। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा network.com के ऊपर, ताकि आपको एक प्लान्ड वे मिल जाए। और मैं आपको यही कहूंगा कि कुछ इसी तरीके से डे वाइज करके अपनी तैयारी को करिएगा। आप जब 149 डेज आपके हाथ में है तो आप डे वाइज अपना एक प्लान जो है वो जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्लान नहीं होगा तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में भी प्रॉब्लम होगी। तो डे वाइज प्लान जरूर बनाइएगा। 149 डेज का क्रिस्प प्लान आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। जल्दी से यहाँ पे अपने टारगेट को सेट करें। 6 स्कोर जो है, 6 मार्क्स जो है वो यहां पर सेट करेंगे एज अ कट ऑफ, ठीक है। बाकी आप यहां पर सेट करें कितना स्कोर करेंगे, 8, 9, 10, 5, 4 जितना भी चाहे। आप जानते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे जो हम 8 बजे भी करते हैं यहाँ पर वीडियो, उसमें काफी सारे लोग जो है टॉपर्स निकलते हैं, तो यहाँ पे जितना भी स्कोर चाहे सेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिलिट्री बेसिस को लेकर। पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्री में इंडिया के मिलिट्री बेसिस एग्जिस्ट करते हैं। सो क्या जिबूती में है, व्हाट अबाउट तजिकिस्तान, ओमान। 3 कंट्रीज के नाम आपको सामने दी हैं, आपको बताना है मिलिट्री बेसिस कहां कहां पर आपके एग्जिस्ट करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पर मिलिट्री बेसिस की बात करें तो ओमान के अंदर क्या इंडिया का मिलिट्री बेस है, बिल्कुल है। तजिकिस्तान के अंदर तो अभी हमने कुछ टाइम पहले ही जो है डिस्कशन किया था, इसका नाम अगर आपको याद हो तो बताइएगा, अदरवाइज अभी 2 मिनट के अंदर बताता हूं, लेकिन लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिबूती के अंदर हमारा अभी तो कोई ऐसा मिलिट्री बेस नहीं है, लेकिन हमने अपनी विलिंगनेस जो है वो यहां पर जरूर
जाहिर करी थी कि हम चाहते हैं कि हमारा एक मिलिट्री बेस जिबूती के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज, यूएस, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने ठिकाने यहाँ पर बना रखे, राइट। चलिए, तो अभी एक न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया था जहां पर मिलिट्री बेसिस के बारे में बात करी थी। आंसर हो जाएगा सी। एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं कि इंडिया के ऐसे मिलिट्री बेसिस कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, तजिकिस्तान के अंदर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, फारकोर, याद आ रहा है? तो तजिकिस्तान के अंदर फारकोर एयरबेस जो है वो एग्जिस्ट करता है। भूटान के अंदर जो है आपका मिलिट्री ट्रेनिंग टीम बेस एग्जिस्ट करता है। देन मेडागास्कर के अंदर भी है, मॉरिशस के अंदर भी आपका एग्जिस्ट करता है, सेशल्स और ओमान के अंदर भी हमारे जो बेसिस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अगर बात करी जाए जिबूती की, तो जिबूती के अंदर यूएसओ, जापान, चाइना, फ्रांस, उनके ठिकाने ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मिलिट्री बेसिस जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया ने जो है अभी अपनी सिर्फ विलिंगनेस ही जाहिर करी है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यहाँ पर जो हमारा एक मिलिट्री बेस है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा। एंड दीज आर द डॉट्स जहां जहां पे हमारे मिलिट्री ठिकाने एग्जिस्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, जो कि डब्ल्यूटीओ को लेकर है। पूछा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक हो जाती है। करेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रीडिंग जो है मिसरीडिंग नहीं होनी चाहिए, रीडिंग भी आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इंडिया डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर है। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट ऑल्सो डील्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के साथ डील करती है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, यूएसए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेट करते हैं? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर लोकेट करता है। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज थी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो वेवर्स होते हैं वो हो सकता है कोविड वैक्सीन के अंदर दिए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इसको बना सकें और वहां पर जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। डब्ल्यूटीओ चीफ को लेकर ये न्यूज थी। यहां पर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इज इंडिया द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? क्या इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर था? इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ सिंस द बिगिनिंग, दैट इज 1995। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करता था पहले 1948 के अंदर, तो उसके अंदर भी इंडिया इसके अंदर एक मेंबर था। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट आल्सो डील्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो यहां पर डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल बॉडी है, बिल्कुल सही है, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट से डील करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहां पर ठीक हो जाती है। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, क्या हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि यहां पर हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर की जो लोकेशन है वो गलत दी है, देयरफॉर द आंसर विल बी ए। ए इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर न्यूज थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 1 जनवरी 1995। ठीक है, बट इट्स ट्रेडिंग सिस्टम इज हाफ अ सेंचुरी ओल्ड, सिंस 1948 गैट के थ्रू इसको डील किया जा रहा था, ये वर्किंग में था, लेकिन फिर बाद में जाके डब्ल्यूटीओ बना। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर द जनरल अग्रीमेंट टू गिव बर्थ टू एन अनऑफिशियल एक्सटेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम गैट के तौर पे जानते हैं। ये कुछ चीजें जो हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लेकर है। पूछा गया है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दो स्टेटमेंट दे रखे, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। पहली स्टेटमेंट कहती है हाइपरलूप इज डिस्क्राइब्ड एज अ सील्ड ट्यूब और सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विद एब्सोल्यूट वैक्यूम। हो सकता है द हाइपरलूप कुड कन्वे पीपल और ऑब्जेक्ट एट एयरलाइन और हाइपरसोनिक स्पीड while being एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर विद एग्जिस्टिंग हाई स्पीड रेल सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक होती है और यहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसका प्रिंसिपल भी फॉलो किया जाता है। बताइए, अब एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें हाइपरलूप को डिस्क्राइब किया था, और मुझे बताएं कि कौन सी कंपनी काफी न्यूज में रहती है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लेके। एंड दिस गाय कह सकते हैं कि टेस्ला जो लेकर आ रहे हैं, राइट, पेपैल भी इनके द्वारा जो है, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स इन दैट, वो भी, और साथ ही स्पेस एक्स के लिए भी इनको जाना जाता है। तो नाम बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, जो कि हाइपरलूप के ऊपर भी काम कर रहे हैं। नाउ हाइपरलूप इज डिस्क्राइब्ड एज अ सील ट्यूब। क्या ये सील ट्यूब होती है? तो हाइपरलूप इज डिस्क्राइब्ड एज अ सील ट्यूब। सील ट्यूब होती है और सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपका व्हीकल है वो रन करता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए, इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसमें सील ट्यूब होती है, उसके अंदर आपका व्हीकल्स रहता है, लेकिन यहाँ पर जो एयर प्रेशर है, लो एयर प्रेशर रहता है, थ्रू विच अ पोर्ट, जो इसके अंदर आपका व्हीकल मूव कर रहा है उसको पोर्ट कहते हैं, दैट में ट्रेवल सब्सटेंशियली फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि एयर प्रेशर काफी कम होगा तो एयर रेजिस्टेंस भी कम होगी और फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैक्यूम वाली जो बात है वो गलत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर लो एयर प्रेशर आपको देखने को मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें,
तो यहां से बिल्कुल सही है, जो लोग हैं उनको भी ट्रैवल कराया जा सकता है और ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैवल कराया जा सकता है, और स्पीड हाइपरसोनिक होती है, काफी तेज इसकी स्पीड रहती है, और एनर्जी एफिशिएंसी भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो दोनों यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, हेंस योर आंसर विल बी बी। तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज द ट्यूब, जो बाहर आपको बाहर वाली साइड दिख रही है अंदर, दिस इज द पोर्ट जिसके अंदर आपको यहाँ पे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। Hyperloop is a proposed mode of passenger and freight transportation first used to describe an open source Vectrain design released by a joint team from the Tesla and SpaceX, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को लेकर है। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दिए और आपसे पूछा बताइए कौन सी स्टेटमेंट EIA को लेकर करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। EIA इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि माइनिंग, बिल्डिंग, इरिगेशन, डैम, कोई भी ऐसा थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, उसका इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट के ऊपर क्या पड़ने वाला है, इसको लेकर इवेल्युएशन किया जाता है। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड एट द स्टेट लेवल, जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको स्टेट लेवल के ऊपर अप्रेज किया जाता है, उसका अप्रेजल किया जाता है। बताइए, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल दिया गया था, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो लास्ट वीक एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है या फिर मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने अलाउ किया था काफी सारी कंपनीज को और साथ ही साथ सेवरल इंडस्ट्रीज को कि वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकती है बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन दैट देयर ऑपरेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से पोल्यूशन लोड को इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करते हैं तो आप इस तरीके से जो अपना एक्सपेंशन है वो कर सकते हैं। दिस इज इन लाइन विद अमेंडमेंट इन द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 एंड 2016 एंड 20, जो अलग अलग टाइम पे नोटिफिकेशंस आए थे, तो वहां पर कहा था कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो प्रोविजन है वो रखा गया, राइट। चलिए, उसी को ही ध्यान में रखते हुए चलते हैं, दो स्टेटमेंट्स को यहां पर स्टडी करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी कहती है EIA इज एसेंशियली अ प्रोसेस। तो इसके अंदर देखिए अलग अलग आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो माइनिंग का हो, थर्मल पावर प्लांट का हो, यहाँ पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में यही देखा जाता है कि हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाले। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। दो तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट होते हैं वो नेशनल लेवल पे असेस किए जाते हैं और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट होते हैं वो स्टेट लेवल पे असेस किए जाते हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर विल बी सी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां पर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहां पर वेरियस वैक्सीन दी और उसकी वेरियस यहां पर टाइप्स दिए कि किस किस तरीके की टाइप की वैक्सीन है और आपको बताना है कौन सा यहां पर इनकरेक्ट है। पहली है कोवैक्सीन, दिस इज इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, हो सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है दैट इज वायरल वेक्टर वैक्सीन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। जो आपकी स्पुतनिक 5 है वो एक RNA वैक्सीन है। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, पहली जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है जिसे कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया और इंडिया में काफी ज्यादा इसकी डिमांड भी है, ठीक है। और ये बनाया गया भारत बायोटेक ने इन कोलैबोरेशन विद ICMR। तो ये जो पहली जो पेयर है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन जो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है फॉर कोविड-19 जिसे कि किसके द्वारा बनाया गया, डेवलप बाय यहाँ पर जेनसन वैक्सीन के द्वारा बनाया गया इसे नेदरलैंड के अंदर। और साथ ही साथ दूसरा कोलैबोरेशन भी इसमें थे, अमेरिका की जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन वो भी इसमें शामिल थी। अब आते हैं स्पुतनिक 5 जो कि रशियन वैक्सीन है। नाउ इट इज एन एडिनो वायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो क्या है ये, इट इज एन एडिनो वायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन फॉर कोविड-19 जिसे कि किसके द्वारा बनाया गया, जिसे कि बनाया गया है एक एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो जो तीसरा यहाँ पे स्पुतनिक को लेकर है वो इनकरेक्ट हो जाता है और आपको इनकरेक्ट ही बताना था। देखिए, अगर आपने इसको करेक्ट सोच के आंसर किया है, मींस आपने मिसरीडिंग करी है या फिर जल्दी जल्दी में गलत पढ़ा, तो -2 मार्क्स अपने आपको दीजिएगा, बिकॉज यहां पर इनकरेक्शन को करेक्ट पढ़ने या मिसरीडिंग के लिए जो मार्किंग है वो -2 आपको करनी है, राइट। अदरवाइज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप मिसरीड करते हैं या फिर जल्दी की वजह से अपने क्वेश्चन को गलत रीड करके गलत करते हैं तो -2 अपने स्कोर में कर दीजिएगा। फाइनल स्कोर अगर आपका 9 है तो -2 कर दीजिएगा, 5 है तो -2 कर दीजिएगा, तो फाइनल स्कोर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आंसर में इनकरेक्ट पूछा था तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि वही एक इनकरेक्ट मैच था। यहां पर देख लीजिए अलग अलग तरीके की जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, इट इज अ वायरल वेक्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस की जो वैक्सीन है, इसमें भी 2 डोजेस दी जाती हैं और इफेक्टिव की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दे रखी है। रेगुलर फिश टेम्परेचर पे इसको रखा जा सकता है। कॉस्ट पर डोज जो है वो भी अराउंड 3
यहाँ पे पाउंड या फिर $4 के आसपास दे रखी है। मॉडर्ना यूएसए की वैक्सीन है, mRNA है, तो mRNA जो है अब तक की काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन जो मानी जाती है, लेकिन स्टोरेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि -20 से 6 डिग्री पे इसको रखना पड़ता है, और इसमें 95% इसकी एफिशिएंसी जो देखने को हमें मिल रही है। 2 डोजेज यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, देन आपकी फाइजर की है, फाइजर में भी आरएनए को यूज़ किया गया है और यहाँ पर इसकी भी 2 डोजेज लगती हैं। परसेंटेज जो है 95% इफेक्टिव है, लेकिन इसको स्टोर करने में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। कॉस्ट इसकी भी मॉडरेट कही जा सकती है। फिर आपकी रशियन है जिसमें वायरल वेक्टर है, 2 डोजेज लगेंगी, 92% है, और रेगुलर फिश टेम्परेचर में इसको रखा जा सकता है और कॉस्ट भी इसकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले ईद के लिए यहाँ पर आप ईद 50 कोड को यूज कर सकते हैं, एंड वट एवर द सीरीज यू वांट टू ज्वाइन, बिकॉज देखिए अभी आपके पास टाइम है, एंड इफ यू वांट टू कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन आप इसमें लग जाइए, बिकॉज 100 डेज की अगर आपके सामने एक टारगेट है तो उन 100 डेज के अंदर अपना बेस्ट देना शुरू कर दीजिए। इसमें सेल्फ स्टडी तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उसको बहुत अच्छे से करें, रिवाइज करें उसको मल्टीपल टाइम्स, ताकि जब आपके सामने एग्जाम आता है तब तक आपका स्टैटिक और करंट, देखिए करंट तो वैसे भी डेली बेसिस पे आप कर ही रहे हैं और यहां पर भी आप करंट अफेयर्स को करेंगे, तो स्टैटिक और करंट आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर आपको परेशानी नहीं होगी, राइट। इवन 149 डेज के अंदर 200 डेज को भी आप एनरोल करा सकते हैं। यहां पर 200 डेज का भी जो आपका पूरा कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो मेंस के क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में दिए वो चाहे तो मिस कर दीजिएगा, वो आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी कर सकते हैं। नाउ योर जॉब इज टू एनरोल, बट एनरोलमेंट सिर्फ काफी नहीं है, यहां पर डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिला है उसको अच्छे से यूज करेंगे तो यहाँ पे कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम भी आपका क्रैक हो जाएगा, राइट। बिकॉज यहां पर मैंने अपना 100% दिए इन कोर्सेज के अंदर, जिसमें आपको स्टैटिक में राइट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है, स्पेक्ट्रम की जो आपकी बुक है उसको कंप्लीट कराया, आर्ट एंड कल्चर जो है उसके भी यहाँ पर जो लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड करें ताकि आपकी एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो सके। सो यहाँ पर आप 100 डेज 200 डेज के लिए इस साल अगर अपीयर कर रहे हैं ये क्रैश कोर्सेज के अंदर एनरोल करा सकते हैं, ताकि जब तक एग्जाम आए आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 या फिर 2023 के अंदर एनरोल करा सकते हैं। एंड बिकॉज ईद है आज, तो यहाँ पे ईद 50 जो कोड है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ राज्यों में कल सेलिब्रेट किया गया था, कुछ राज्यों के अंदर आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर एनजीटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए, न्यूज थी ये आपके न्यूज़पेपर के अंदर, और न्यूज के बारे में जस्ट इन फ्यू सेकंड्स आई एम गोना टेल यू, लेकिन पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द ट्रिब्यूनल शैल बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द सिविल Procedure Code 1908. Maybe it's a specialized body equipped with necessary expertise to handle environmental disputes involving multidisciplinary issue। तो खासतौर पे जो environmental disputes होते हैं उनको हैंडल किया जाता है, हो सकता है। It draws inspiration from India का जो constitution provision है, Constitution of India Part 3 Article 21 Protection of Life and Personal Liberty। बताइए यहाँ पे इसे constitution से रिलेट किया है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए सबसे पहले तो देखिए करेक्ट आपको बताना है, इसमें गलती मत करिएगा। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुका हूं कि जो एनजीटी है वो पीएनजे के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो लोग लेक्चर्स को देखते हुए आ रहे हैं दे विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि पीएनजे क्या है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे ये गाइड होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो द ट्राइब्यूनल शेल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिए हैं, बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा ये गाइड करी जाएगी। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से बी को और डी को एलिमिनेट करिए जल्दी से। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस इट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी जो कि क्या करती है, जिसके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज है ताकि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को मैनेज किया जा सके। एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 जो है उससे भी एसोसिएट करती है। किस तरीके से, इंस्पिरेशन इसकी राइट टू लाइफ से ही आती है, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर ही एक इन्फर्ड राइट दिया है कि आपको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ और एक अच्छे एनवायरमेंट में लिव करने का, रहने का, अपनी लाइफ को व्यतीत करने का भी राइट आपको दिया गया है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं एनजीटी से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, विच इज कंसर्निंग एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। 3 स्टेटमेंट्स को देखकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन गलत है। इट एम्स टू अचीव 20% to 30% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर, पीएम जो है आपका कंसंट्रेशन बाय 20
24 कीपिंग 2017 एज द बेस। तो यहाँ पे 2024 तक 20 से 30% तक पीएम के अंदर कमी लाई जाएगी। इट इज लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफाइड लीगल एक्शन अगेंस्ट एरिंग सिटीज। तो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा ऐसी सिटीज के अगेंस्ट में जो ईयर आफ्टर ईयर बुरा परफॉर्म कर रही हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएपी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन बिसाइड्स ऑगमेंटिंग द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें एनसीएपी का ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है कि यहां पर एक तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाना है, किस चीज के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग को भी यहां पर इंप्रूव करना है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक है, एनसीएपी जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले यही कहा है कि हमें पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको रिड्यूस करना है और 2024 को टारगेट ईयर के तौर पे रखे और 2017 को बेस ईयर के तौर पे रखे कि 20 to 30% हम इसको रिड्यूस करेंगे। सिमिलरली एनसीएपी के अंदर प्रिवेंशन की बात भी करी है और ऑगमेंटेशन ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क की भी बात करी है। ठीक है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफाइड लीगल एक्शन अगेंस्ट द एरिंग सिटी। तो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे जो एरिंग सिटीज है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने की यहाँ पर बात करी गई, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर भी अगर आपने मिसरीड किया है और कोई और आंसर दिया है तो वो आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा था और एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिस इन्फोग्राफिक यू कैन से बाय 2024 पॉल्यूशन को कट करना है हमने, और यहाँ पे बिल्डिंग कैपेसिटी जो है इंप्रूव करनी है, नेशनल एमिशन इन्वेंट्री, एयर इंफॉर्मेशन सेंटर, ये सब चीजें लेकर आई जाएंगी। मिड टर्म 5 ईयर्स के टारगेट रखे गए हैं, यहाँ पे गोल्स रखे गए हैं आपके। तो ये जो इन्फोग्राफिक मैं आपको देता हूँ अपने नोट्स के अंदर जरूर सेव कर लिया करिए। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि टाइग्रे रीजन को लेकर है। टाइग्रे रीजन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। टाइग्रे रीजन कौन सी कंट्री के अंदर लोकेट करता है? सोमालिया में है, यमन में है, सूडान में है, या फिर इथियोपिया में है? बताइए क्या आंसर होगा। मैप रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, वैसे तो ये काफी न्यूज में भी रहता है क्योंकि एक सिविल वॉर जो है इस रीजन के अंदर अभी हो रही है। चलिए, टाइग्रे रीजन जो है आपका इथियोपिया में एग्जिस्ट करता है। सिविल वॉर लाइक सिचुएशन जो वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इथियोपिया के अंदर। दिस इज इथियोपिया, यहाँ पे कैपिटल है एडिस अबाबा, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे टाइग्रे रीजन आपको देखने को मिलेगा। अराउंड 15-20 दिन पहले भी ये न्यूज में था बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये सिविल वॉर को लेकर भी और मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, विच कंट्री चेयर द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को चेयर किया है? तो कौन सी कंट्री ने अपने इंडिविजुअल को भेजा है रिप्रेजेंट करने के लिए? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, पीआईबी से न्यूज बनाई गई है, तो यहाँ पे इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन किया है, इंडिया ने चेयर किया है। आंसर हो जाएगा ए। अगर आप यहां पर देखेंगे भी सही, न्यूज जो थी, श्री अपूर्व चंद्रा सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहां पर चेयर किया है पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को, जो कि अभी 1-2 दिन पहले, बेसिकली कल ही ये कंप्लीट हुई है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे लेबर लॉज को लेकर, लेबर को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। सुषमा स्वराज भवन जो न्यू दिल्ली में है, वहां पर इसे वर्चुअल फॉर्मेट के थ्रू कंडक्ट किया गया था। इंडिया हैज अज्यूम्ड ब्रिक्स प्रेसिडेंसी दिस ईयर, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। प्राइम एजेंडा फॉर द डिस्कशन वाज प्रमोटिंग सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ब्रिक्स नेशन के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उनको प्रमोट करना है, लेबर मार्केट को फॉर्मलाइज करना, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द लेबर फोर्स, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई। और क्योंकि इसके ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी गई और इंडिया ने इसको हेड भी किया है, तो मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है लेबर्स को लेकर, लेबर लॉ को लेकर। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड जो है क्रिएटेड बाय डेनमार्क। ये कहां पर लोकेट करता है, कहां पर दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड जो है वो डेनमार्क के द्वारा बनाया गया। सोचिए कहां पे बनाया होगा, डेनमार्क के पास कौन सा सी एग्जिस्ट करता है, उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। चलते हैं यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं। वैसे द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ सी, लेकिन इसको मैप के ऊपर देखना काफी जरूरी है। सो डेनमार्क देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज डेनमार्क, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। दिस इज डेनमार्क, राइट, और यहाँ पर वेस्ट साइड में इसकी एनर्जी आइलैंड जो है वो बनाया गया, राइट। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डेनमार्क के बारे में भी यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज डेनमार्क, और ये एनर्जी आइलैंड इस रीजन के अंदर नॉर्थ सी के अंदर जो है बनाया गया। चलते हैं यहाँ पर अपने क्विक रिवीजन के ऊपर। देखिए, रिवीजन सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर आप इसको मिस करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन आपको खुद करनी पड़ेगी, और जब आप करेंगे तब तक काफी सारी इंफॉर्मेशन को हो सकता है भूल चुके हो। लेकिन इमीडिएटली, ये सिर्फ चीज इस वीडियो के लिए नहीं बता रहा हूँ,
अदरवाइज भी जैसे भी आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं, कोई मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी, एक चैप्टर कंप्लीट किया, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी, एक चैप्टर कंप्लीट किया, या फिर आपने कोई भी दूसरी एनवायरमेंट की बुक पढ़ी, एनसीईआरटी बुक पढ़ी, वहां पर एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसे कंप्लीट करने की इमीडिएटली बाद 5 मिनट जरूर दीजिए और रिवाइज करिए उसको, ठीक है, क्योंकि रिविजन और रिकॉलिंग जो है इमीडिएटली बात काफी जरूरी होती है। जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है, साइकोलॉजी ऑप्शन सब्जेक्ट है जिनका, वो इस चीज को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। चलिए जल्दी से मुझे 4-5 बेसिस के नाम बता दीजिए, कहां कहां पे एग्जिस्ट करता है। कोई व्यक्ति अगर एक बेस भी बताएगा, 5-6 स्टूडेंट्स बता देंगे तो सारे यहां पर रिकॉल हो जाएंगे। अभी यहाँ पर जिबूती काफी न्यूज में था कि यहाँ पर भी एक बेस होना चाहिए, अदरवाइज जो बेसिस थे हमने डिस्कस किया था कहां कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तजिकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, भूटान में एग्जिस्ट करता है, मेडागास्कर में है, मॉरिशस के अंदर भी है, सेशल्स के अंदर भी है और ओमान के अंदर भी है। फारकोर कहां पर था बताएं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फारकोर जो हमारा एयर बेस है वो कहां पर बनाया गया, किस कंट्री के अंदर। सेकंड, डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कशन किया था, जल्दी से मुझे हेडक्वार्टर बताएं इसका कहां पर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, पहले गैट था, अब डब्ल्यूटीओ है। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी जो है इसको बनाया गया, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पे मुझे बताइएगा कौन लेकर आ रहा है। टेस्ला जो है और स्पेसएक्स जो है, उनके फाउंडर भी इसमें काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। स्पीड काफी ज्यादा होती है और यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे ट्यूब होती है जिसके अंदर आपको पोर्ट देखने को मिलता है, वहां पर लो एयर प्रेशर होता है ताकि फ्रिक्शन जो है एयर प्रेशर की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्रिएट ना हो। तो देख लीजिए यहाँ पे दिस इज द आउटर ट्यूब और अंदर आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर यहाँ पे आपको जो सोलर पैनल्स है वो भी दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी की बात इसके अंदर काफी ज्यादा करी जाती है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में मुझे बताएं, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट को कौन यहाँ पर देखता है और कैटेगरी बी का अप्रेजल कौन करता है। EIA इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे माइनिंग हो, बिल्डिंग हो, इरिगेशन डैम हो, थर्मल पावर प्लांट हो, ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट, इन सभी चीजों के लिए जो आपके प्रोजेक्ट है उनका अप्रेजल किया जाता है, डिसीजन मेकिंग करी जाती है कि क्या ये किसी की हेल्थ को, पोल्यूशन को तो नहीं बढ़ा रहे, हेल्थ को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, एनवायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये सब चीजों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है नेशनल लेवल पे, लेकिन कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है स्टेट लेवल पे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बात कर रहा है वेरियस रिस्पेक्टिव टाइप्स की। तो कोवैक्सीन जो है वो किस टाइप की है, जॉनसन एंड जॉनसन। स्पुतनिक 5 कौन से देश से आती है बताइएगा मुझे, और आप मुझे बताइएगा मॉडर्ना वैक्सीन जो है mRNA वैक्सीन है वो कौन से देश से आती है। मैंने सबके अंदर किस किस तरीके का कंटेंट यूज किया है, सबकी इफेक्टिवनेस कितनी है, डोजेस कितनी है, स्टोरेज कैसे करी जा सकती है, कॉस्ट पर डोज क्या है, ये सब बता दिया था। सो आप सभी को ईद मुबारक हो। ईद 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं 100-200 डेज उन लोगों के लिए जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। तो ये क्रैश कोर्स आप कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं, राइट। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं लूप होल छूटे हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, सो दीज आर द वीडियो कोर्सेज जिसमें आपको वीडियोस भी मिलते हैं और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करने के लिए भी मिलते हैं। मेंस आंसर भी आपको 200 डेज की सीरीज के अंदर मिलते हैं और 200 डेज के अंदर आपको माइंड मैप्स भी मिलते हैं। तो आप उनमें एनरोल कराकर उन सभी चीज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हैं देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। ईद 50 कोड को यूज कर लीजिएगा जरूर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एनजीटी के बारे में डिस्कशन हुआ था। एनजीटी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है जल्दी से बताएं। पीएनजे क्या था हमारा, यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा गाइडेड होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो कि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को यहाँ पर मैनेज करती है। साथ ही साथ इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है वो भी इसके साथ एसोसिएट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो आपको यहाँ पर दिया है। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एनसीएपी के बारे में। एनसीएपी के बारे में आप मुझे बताइएगा कि यहां पर क्या टारगेट रखा गया है पर्टिकुलेट मैटर को कम करने का। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था प्रिवेंशन है और ऑगमेंटेशन ऑफ एयर क्वालिटी है, राइट। और साथ ही साथ ये भी बताया था इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ये ध्यान रखिएगा। 20-30% एम रखा गया है रिडक्शन करना है पीएम के अंदर 2024 तक। 2017 को यहाँ पर 20 बनाया जा रहा है, राइट। ये चीजें ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन इसको लेकर आगे होता है टाइगर रीजन कहां पर एग्जिस्ट करते हैं जल्दी से बताएं। इथियोपिया के नॉर्थ में है, वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में इथियोपिया है, ये तो सभी को पता है, अभी हमने देख लिया है। लेकिन लोकेशन जो डायरेक्शन है वो बताइएगा। तो यहां पर नॉर्थ में है, ये मैंने आपको दिखाया था। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 ने फर्स्ट ब्रिक्स समिट के बारे में देखा था, कौन लीड कर रहा है, कौन चेयर कर रहा है। यहाँ पर इंडिया जो है उसको प्रेसिडेंसी भी मिली है और यहाँ पे चेयर जो है हम कर रहे हैं। श्री अपूर्व चंद्र सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो उन्होंने चेयर किया, सेक्रेटरी हैं, सिविल सर्विसेज से होने के चांसेस काफी अच्छे खासे रहते हैं और इसी वजह से आगे जाके आपको भी ये सब जो चीजें हैं इनको मैनेज करना पड़ सकता है। सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली के अंदर जो है वहां पर वर्चुअल फॉर्मेट में इसको लेकर आया गया है
और इसमें सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट जो ब्रिक्स नेशन है उनके अंदर, साथ ही साथ लेबर मार्केट को फॉर्मलाइजेशन करना, विमेन इन लेबर का पार्टिसिपेशन को यहाँ पे प्रमोट करना, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई है। लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन था वो था वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड जो है किसके द्वारा क्रिएट किया गया, डेनमार्क के द्वारा, लेकिन कहां पर, मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाया था नॉर्थ सी में, दिस इज द एनर्जी आइलैंड, ये नॉर्थ सी आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए फिर हमारा यहाँ पे रिविजन जो है कंप्लीट होती है और इसके अलावा चलते हैं अभी हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन के ऊपर। नाउ देखिए प्रीलिम्स में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था तो उसका करेक्ट आंसर V2 मैथ्स क्लासेस ने दिया है। A68 के बारे में पूछा था, दिस वाज द आइसबर्ग, मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट हो गया, अलग हो गया है, और इसके पीछे जो रीजन थे, कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, राइट। A68 क्या आपका एक आइसबर्ग है। V2 मैथ्स ने करेक्ट आंसर दिया, तो आप मुझे नेटमॉक IS के ऊपर मैसेज करके मेल करके बता दीजिएगा, या फिर वैसे टेलीग्राम के ऊपर @prince_luthra पे मुझे बता दीजिएगा, और आपको जो फ्री PDF है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर टी सेल्स, टी सेल्स क्या होते हैं, एक लाइन में आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर, इफ यू वांट टू विन द फ्री PDF जस्ट लाइक V2 मैथ्स। इसके बाद डिस्कशन हम करेंगे मेंस का क्वेश्चन। देखिए अभी करंट अफेयर्स के अलावा मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी देने वाला हूं। अगर आपको ये आइडिया सही लगता है तो बताइएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो भी आप सोचे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही मैं आपको दूं या फिर मैं आपको स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन भी दूं। स्टैटिक क्वेश्चन के लिए अगर आप अग्री करेंगे फिर मैं आपको पेपर नंबर 1, GS पेपर 1, 2, 3, 4, इवन एथिक्स के क्वेश्चन भी देना शुरू करूंगा, और वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर भी कर पाऊं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने जो है आपको यहाँ पे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया है स्पेक्ट्रम में से, तो इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही करें या करंट अफेयर्स के साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है वो भी हम करें। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रीकर्सर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आपको एनालाइज करना है 150 to 250 वर्ड्स के अंदर, एंड दीज आर द 2 ग्रुप्स, मेंस के और इंटरव्यू के, जहां पर आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जल्दी से मुझे बताएं कितना आपने स्कोर किया है, टारगेट आपने कितना भी सेट क्यों ना किया हो, यहाँ पर जल्दी से अपना स्कोर बताइएगा। जिन्होंने 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया ऑफकोर्स दे आर इन द सेफ जोन, उनको सेकंड टाइम वीडियो सिर्फ नोट्स बनाने के लिए देखना है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। लेकिन जिनका स्कोर 6 से कम है उनको यहाँ पर इंप्रूवमेंट के लिए भी सेकंड टाइम देखना है और नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन नोट्स बनाना काफी जरूरी है, उस प्रैक्टिस को मिस मत करिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर इस लेक्चर की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर आपको लगता है 1% भी आपकी वीडियो ने हेल्प करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।